हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम वेदांत पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग के भाग 2 की ओर चलते हैं। यशोधर बाबू अपने चिंतन में, पूजा पाठ में उनका मन लगाने के लिए बिरला मंदिर जाते थे, लेकिन बीच में ही गोल मार्केट के दृश्य को देख करके और किशनदा की याद आती है और फिर अपने बारे में विचार करते हैं। वो कहते हैं कि गांव का पुश्तैनी घर टूट चुका है और उस पर इतने लोगों का अधिकार है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब तक यह तर्क दे देते हैं तब उन्हें कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। बस सरकारी आदमी के लिए क्वार्टर होता था। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह सोचने वाले हमारे बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह सोचने वाले लोग होते हैं। और कहते हैं और कहकर के लगभग नकली हंसी हंस देते हैं। वास्तविकता को जानते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे नौकरी करें। जितना ही इस लोग की ज़िंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रही है। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े और आशीर्वाद का फूल, आशीर्वाद का फूल जानते हो, यानी कि वो फूल भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, उसको उठा के पुजारी दे देता है, तो वह आशीर्वाद का फूल माना जाता है। वो चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। लेकिन अफसोस आज उसका प्रवचन में मन ही नहीं लग रहा। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है ही नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उसका मन शिकायत करता है कि इन सब लोगों में लग ही नहीं रहा है, भाई इन सब में तो मेरा मन लग ही नहीं रहा है, तब उससे मन से कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवान भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम जाओ बाट वन प्रदेश की। अब अपना स्थान नई पीढ़ी को दे दो और वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर जाओ। जो करते हैं, जैसा करते हैं करें युवा लोग। हमें तो बस अब इस वर्ल्ड की नहीं, इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता है। जीवन किसकी? आत्मा परमात्मा की। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगें तो अनुभव का आदर करें तो अच्छा है, और नहीं मांगते तो न मत मांगो। ऐसा विचार बना लिया था। किसने? यशोधर बाबू ने। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का, हाँ क्या कर रहे हो यार। ये भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, कहाँ भटक गए? सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द को सुना। जनार्दन शब्द जैसे आया तो उन्होंने अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद आना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा सब परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से हमेशा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी और गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हुए। अब बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि अभी उस दिन तो हद ही हो गई कि एक कमाने वाले उस कंपनी में लगने वाले इस बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे पापा की इतनी शाख है कि 100 रुपये उधार ला सकता है। यशोधर जी का नारा था कि हमारा तो शेफ ही ऐसा देखा ठहरा, यानी कि ये बोल शेफ का मतलब ये बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है। तकिया कलाम हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उसकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है, और सही कहना है जी, कि
यशोधर जी का स्वयं का कुछ तो है नहीं देखा हुआ। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़ दिया और अपनी बुआ के यहाँ आ गए अल्मोड़ा। और बुआ का ऐसा कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं कि यशोधर जी की कुछ देख पाते, और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद किशनदा के पास। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है, पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी बातें बना डालते हैं। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनको पुराने गंवई गांव के लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर गृहस्थी तो बसाई नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा थे तो जन्म से ही कुंवारे और जन्म के ही बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा ओढ़ रहे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा नहीं क्या? हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, 8 दिन में 2-2 सिनेमा, गज़ल गाते थे, गज़ल शहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझ में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वे समझते हैं कि उम्र के साथ साथ वर्जुगियत आना ठीक ही है, बुढ़ापा आना ठीक ही है। पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह तुम अपने बुढ़िया काल में बगैर वहाँ का ब्लाउज पहनती हो, यानी भाव नहीं है, सैंडो ब्लाउज पहनती हो, या रसोई से बाहर दाल भात खा लेती हो, या ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनती हो, और ऐसे 50 काम अपनी बेटी को सलाह पर शुरू कर दिए, मुझे तो ये संभव इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, जैसे भी हो, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, लेकिन देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे जी रहा हूँ। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वे थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी किसी सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन हो जाता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने से ही सही विधि सीखें। ध्यान लगाने की सही विधि है क्या, कैसे सीखा जाए जिससे कि मोह माया से दूर रह जा सके। वे अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स शायद ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा, शायद ऐसी चीज़ के लिए रिटायरमेंट होने के बाद ही उचित रहता है। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी चीज़ है, वानप्रस्थ के लिए उचित ठहरती चीज़ है। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपना पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर, और फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, समझे, और वहाँ अपनी भीड़ इकट्ठी करेंगे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके लहजे में कहा करते हैं। यानी किशनदा जैसा कहा करते थे, वैसे ही यशोधर बाबू भी उसी प्रकार की बातों को उनके सामने कहा करते थे, और कहकर उन्हीं की तरह ही झेपी सी नकली हंसी, शर्माई सी नकली हंसी हंस देते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिर होने लगी। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकते और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना, अष्टपुष्ट तंदुरुस्त बनता है कि नहीं बनता है, भाऊ यानी बच्चे, ऐसा कहना भी नहीं भूलते। और जब यशोधर बाबू दिल्ली आए, तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह जब जोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, कि सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ दें और जल्दी क्या करें, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ करके और जल्दी गतिविधियों में प्रारंभ करें, और मैक्स ए मैन हेल्थ एंड वाइज, और ऐसा करने से आप अपने आप को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बना दोगे। यह यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए। तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता भी है कि नहीं उठता है। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है, कोई उन्हें बच्चा कहता है। हर सवेरे वे किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाइए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है, वह सुबह सैर करने जाते हैं
उस सेट को निकलने के समय की है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने हुए, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ा धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए हैं। जब तक किशनदास दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनकी पक्के शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदास के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पूनों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसी कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। विरासत का मतलब होता है पैतृक संपदा। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। और बदतर यही कि बहनी बुरी सी बुरी स्थिति तो है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो ये पद क्यों स्वीकार करें, क्यों मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें, जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू प्रजातांत्रिक बाबू हैं और हरगिज़ यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। ये भी नहीं कहना चाहते कि मैंने जो कह दिया वो टल सकते हैं, लेकिन सुन तो लें। लेकिन ये भी क्या हुआ, पूछा नताशा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि तुम्हारी नॉलेज मेरे से ज़्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरा। लेकिन अनुभव का कोई क्या नहीं है, अनुभव का कोई मायना नहीं। मानो या नहीं मानो, झूठे मुँह से ही पूछ रहे थे, एक बार तो पूछ लिया करते। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं कि बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते नहीं आपसे पूछे क्यों, बताइए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगा अगर उनके बेटे बड़े होने पर उनकी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CSC डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे ऐसे। एक आध बार बेटों से उन्होंने खुद भी कहा था, तब एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, दोनों लड़ने लगे, दोनों तीनों। इतना कोहराम मचा, लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा भला बुरा कह दिया कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है कि बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम मिल जाएगा, माता जी को भी आराम हो जाएगा। कमाऊँ बेटा, नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि मैं नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा, देखो पर रख लो नौकर। यशोधर बाबू को यही संभव इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा, यही अनुचित लगता है कि उनका बेटा वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे अपने हाथ में नहीं रख आता, अकाउंट में ट्रांसफ़र बैंक में चला जाता है, यानी ट्रांसफ़र होता है अकाउंट से और बैंक में चला जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोलवा सकता? झूठे मुँह से सही एक बार पूछ तो लेता। उस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपसे तो नहीं कह रहा, तो आप नुक्तर चीज़ें क्यों निकाल रहे हैं, कमियाँ क्यों ढूंढ रहे हैं। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कॉर्पेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डंडप वाला डबल बेड और सिंगार में जा रही है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ ये? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया, आप टीवी देखा करो, समाचार सुना करो। वो ये कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ नहीं करे। क्वार्टर ही उसका हो गया। ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा। ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ करते हैं, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती रहती है मगर नहीं सुनती, अनसुना कर देती है, पर सुनकर वह चिढ़ती भी नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू
खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लॉनों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में जा पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन तीनों में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा हुआ है वाईडी पंत। अपने क्वार्टर के पास पहुँचे। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ, डाउट हुआ कि कहीं गलती से गलत जगह पर आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, हमारे पास तो कार है ही नहीं। कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल भी थे, बहुत से लोग बता ले रहे थे। मेरे घर में तो ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पर ऐसे आ रहे हैं। बाहर बरामदे के रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जली हुई थी। तो ऐसा कोई प्रोग्राम भी मेरे घर में नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है, ये विचार करते थे। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। गर्मजोशी से आप अपने फादर को मेरी तरफ से रिगार्ड करना। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने आप को दे दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोड़ने, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान सुर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मैम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगैर वहाँ का टॉप पहने हुए हैं। यशोधर बाबू उससे कई मरतबा यानी कई दफ़ा यानी कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी इस पतलून जैसी सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। कहती है कि वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, बस तुम्हारे कहने, समझें? मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली ये पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाई हुई थी। बाल काले कर रखे थे, होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। जब ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को समाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। ये दोनों चीज़ें गलत है साहब। यशोधर बाबू आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देख करके यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए सिखाते हैं कि बब्बा तो LDC टाइप को से ही मिक्स करते हैं, यानी कि अधिकारी है और अधिकारी होते हुए LDC टाइप के ही हैं हमारे बच्चे, हमारे बाबा। इस तरीके से बच्चे मतलब अपने विचार आ रहे हैं उसको कि बच्चे मेरे बारे में क्या विचार करते हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का हिम्मत की। भीतर अभी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे आ रहे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मिली हंसी हंसी। जैसे तुम्हारा 1,500 महीने वाला, जैसे तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये प्रति महीने कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SS से पास कर हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में नहीं आता हो, फिर भी वह खूब जानते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 रुपये प्लस अन्य प्रकार के वेतन भत्ते और अन्य प्रकार की अलाउंस पाना कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की होगी कि समाव मेरे तो समझ में नहीं आता है, इसकी ज़रूरत क्या थी, फिर भी उन्हें इस बात से थोड़ी सी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चयी गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उनका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी हुई रोटी तो समाऊ रोटी जैसी लगती नहीं है। फिर भी वे जानते हैं कि गैस न होने पर वे इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही मानते हैं कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। फ्रिज का बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं रही और ये ठहरा इसी काम के लिए। सुबह का बना कर रख दिया, शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, गला पकड़ लेता है। कहते हैं इस बात से संतुष्ट होते हैं घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य मानते हैं, इसलिए फ्रिज भी जरूरी हो गया। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समाउ इम्प्रॉपर लगी। फिर भी उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव
से 2-4 हज़ार रुपये कर्ज लेकर के किया, बगैर किसी खास धूमधाम के। उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, तो मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा कि शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, यानी साला लगता है यशोधर का। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं और इनकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला संभाव भयंकर ओछाट, यानी ओछा आदमी लगता है, भयंकर ओछा लगता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है, ऐसा कहते हैं वो। कभी कहते हैं कि ऐसा तो पत्नी पर बरस पड़ती है उन पर, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA पास लड़के की, कहते हो बिगाड़ दिया मेरे भाई ने, ऐसा कह देती है ना। यानी कि अपने घर पर भी एक अवहेलना की जाती है, उसकी उपेक्षा के भाव से ग्रसित है, तो वो अपने बच्चों से और पत्नी से शिकायत करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।